नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जो जलवायु वाला जो है हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी जलवायु के फर्स्ट भाग में हमने जो जलवायु के बारे में यानी भारत की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु के बारे में उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने जो दूसरे भाग में जो मानसून का आगमन है उसकी वापसी उसके संदर्भ में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आज जलवायु के संदर्भ में हम जो ऋतुएं हैं यानी भारत की जो प्रमुख ऋतुएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो भारत में जो है वो 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जैसे ग्रीष्म है, आपकी जो वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और बसंत ऋतु, ये जो प्रमुख रूप से ऋतु मानी जाती हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जिनके जो हम मानते हैं वो हमारी है 3 ऋतुएं हैं, एक आपकी ग्रीष्म ऋतु, एक आपकी वर्षा ऋतु और आपकी एक है वो है शीत ऋतु। तो आज हम इन्हीं जो मुख्य ऋतुएं हैं, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में हमने जो मानसून का जो आगमन देखा था उसमें हमने अध्ययन किया था जून से लेकर सितंबर तक जो वर्षा ऋतु होती है, और जो 2 शाखाओं से, एक अरब सागरीय शाखा और एक जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। तो उसके तरह बढ़ती हुई ये शाखाएं भी देश के जो है वो आंतरिक भागों में वो वर्षा करते हैं, तो उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम जो ऋतु है इसमें सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में हम देखते हैं। तो शीत ऋतु के बारे में यदि हम जानते हैं तो शीत ऋतु के आरंभ कहाँ से होती है, माना मध्य नवंबर से आपका जो फरवरी के अंत तक, या हम कह सकते हैं जो मार्च का जो फर्स्ट वीक होता है, मार्च के प्रारंभ तक हम इसको मान सकते हैं। जो फर्स्ट सप्ताह होता है मार्च का, वहां तक या फिर फरवरी तक हम इसको शीत ऋतु को हम मान सकते हैं। उस समय क्या होता है शीत ऋतु में, जब उत्तर भारत में क्या होता है, तो दिसंबर और जो जनवरी के जो महीने होते हैं, बीच के हमने देखा जो नवंबर से शुरू होता है, तो दिसंबर और जब जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे ठंडे महीने होते हैं दोनों। उस महीनों में क्या होता है, उत्तर भारत में क्या होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी का हम कह सकते हैं मध्य अवधि होती है। दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वहां सबसे ज्यादा वो जो है वो ठंड पड़ती है। इस प्रकार यदि हम आगे चलते हैं तो क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर है वो तापमान क्या होता है उस समय घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है। जैसे ही हम दक्षिण से उत्तर की ओर वहां पर जाते हैं शीत ऋतु में, तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है, यानी तापमान घटने पर क्या ठंड बढ़ती जाती है। जैसे हम यदि देखें तो जैसे पूर्वी तट का, जैसे दक्षिण का है चेन्नई पूर्वी तट, उसमें उस समय यदि तापमान रहता है आपका जो 25 डिग्री से 30 डिग्री, हम इसको सेल्सियस मान सकते हैं। कब शीत ऋतु के बारे में हम चर्चा करें, और उसी समय क्या होता है यदि हम उत्तर भारत की बात करें, जब वहां कड़ाके की ठंड होती है तो उत्तर भारत में क्या होता है, वहां 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान वो रहता है, यानी यहाँ ज्यादा ठंड मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको कम मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने देखा दक्षिण से ऊपर और जो उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तर में क्या होता है, ये तापमान घटता जाता है, तो यहाँ जो भाग हैं वो क्या होते हैं, ठंड की जो चपेट में आते हैं, यानी सबसे ज्यादा सर्दी की जो ऋतु है हम मान सकते हैं वहां उत्तर भारत में मान जाती है। दक्षिण में ये तापमान कम होता है, यानी पूर्वी तट की हमने उस समय की चर्चा करें शीत ऋतु की, तो वहां पर तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उत्तर भारत में क्या होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि पवनें कैसी चलती हैं उस समय, शीत ऋतु में पवनें किस प्रकार की चलती हैं। पवनों के बारे में बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें जो है वो प्रवाहित होती हैं। उस समय जो उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हम कह सकते हैं
ये वहां पर क्या होती है, उस समय चलती हैं। शीत ऋतु के बारे में हम देख रहे हैं, तो उस समय ये चलती हैं, तो ये स्थल से क्या करती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं। स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं। तो क्या होता है, इस समय जब ये स्थल से समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, जो पूरे देश का जो मौसम होता है वो क्या होता है, शुष्क होता है। यानी जो अधिकांश भाग होता है भारत के अधिकांश भाग का मौसम उस समय कैसा होता है, शुष्क होता है। तो वापस देखते हैं, इस समय जो पवनें चलती हैं वो क्या होती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो उसमें जो पवनें होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं, जिसके कारण जो देश का जो अधिकांश भाग का जो मौसम होता है वो होता है, शुष्क होता है। यानी शीत ऋतु में हमारा जो मौसम कैसा होता है, हम इसको मान सकते हैं, शुष्क होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होती है, कुछ जो है वहां पर वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पर क्या होती है, वर्षा भी होती है। यानी उसमें जो पवनें होती हैं, जो पवने की दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, तमिलनाडु के तट पर वर्षा भी होती है। अब हम बात करते हैं कि उस समय शीत ऋतु में एक क्या होता है, भूमध्य सागर में जो हम देखते हैं, जो भूमध्य सागर, मान लो हमारा यहाँ पर ये भारत देश है, तो यहाँ जो भूमध्य सागर है, वहाँ भूमध्य सागर से जो चक्रवात जो होते हैं उससे जो चलने वाली जो पवनें हैं, वो जो इधर हम देखें तो इधर यहाँ भूमध्य सागर के जो है, जो पश्चिम में क्या होता है, हमारा जो है वो भारत है। तो जो यहाँ पर जो पश्चिमी जो हवाएं चलती है, यानी इधर इधर जो पश्चिमी जो हवाएं, भारत के जो इधर है पश्चिमी, तो ये हवाएं हैं वो क्या करती है, पश्चिमी हवाएं इधर पश्चिमी हवाओं से ये क्या करती हैं, पवनों के साथ, पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत में प्रवेश करती है। तो उस समय क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ इसको मान सकते हैं, जो वर्षा आती है उस समय उसको क्या कहा जाता है, जो पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। क्योंकि उस समय जो वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है, जो मैदानी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है, कई बार प्रश्न पूछते हैं उसको, शीतकालीन जो मैदानों में जो होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। मैदानों में क्या कहा जाता है, इसको वर्षा। जबकि पर्वतों में क्या होता है, हिमपात के रूप में होती है ये वर्षा। हम कई बार देखते हैं शीत ऋतु में कि वर्षा हुई है, तो जो सबसे ज्यादा जो उत्तरी भारत के जो हिमालय जो क्षेत्र है वहां पर हिमपात यानी बर्फ के रूप में वहां हम देखते हैं कि कई इलाकों में बर्फ जम गई है, रास्ता बंद हो गया, तो वहां पर क्या होता है, बर्फ के रूप में यानी हिमपात के रूप में वर्षा होती है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में इस भूमध्य सागर से जो पश्चिमी जो पवनें आती हैं, जो जिसके कारण भारत में जो वर्षा होती है, उसके कारण मैदानों में क्या कहा जाता है, इसको वर्षा कहा जाता है। और इसी मैदानों में जो वर्षा होती है, जो हमारे लिए जो रबी की फसल, उस समय शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की फसल बोई जाती है। तो ये जो शीतकालीन वर्षा है वो रबी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और कौन सी फसल के लिए विशेष रूप से हम संदर्भ करें तो गेहूं की फसल, जो गेहूं की फसल को इसमें सबसे ज्यादा लाभ होता है। और इस जो शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसको मावट कहते हैं। याद रखना, ये जो मावट कई बार पूछते हैं, स्थानीय भाषा में इसको मावट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शीतकालीन वर्षा, या इसको पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिमी विक्षोभ से ये जो भारत में जो वर्षा होती है पश्चिमी पवनों के साथ, जिसके कारण क्या होता है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, माउट कहा जाता है। और इस माउट को शीत का मैदानी क्षेत्रों में तो वर्षा कहा जाता है, जबकि ये पर्वतों में हिमपात के रूप में होती है। और इसी माउट के कारण क्या होती है, जो रबी की फसल होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। खासकर हम बात करें विशेषकर तो गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो आपके ये प्रश्न आता है कि माउट किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं कि माउट किसे कहते हैं। तो सर्दियों में जो आने वाली जो वर्षा होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है,
मावट कहा जाता है। यानी जो पश्चिम में जो विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो ये था हमारा शीत ऋतु के बारे में। अगला हम देखते हैं हमारी जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बारे में यदि हम देखें तो सूर्य की ओर उत्तर की ओर आभासी जो गति होने के कारण क्या होता है, ये हमारा जो भूमंडलीय ताप है उसमें क्या होती है, गर्मी बढ़ती है। वो तापमान क्या होता है, उसकी जो पट्टी होती है वो उत्तर की ओर खिसकती जाती है। तो उस समय क्या होता है, जो उस समय जो हमारी जो ऋतु होती है वो कौन सी ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु हम मान सकते हैं। इसका यदि हम प्रारंभ करें तो हमने देखा था मार्च तक हमने जो शीत ऋतु देखी, उसके बाद हम इसको मान सकते हैं मार्च के बाद, यानी मार्च के अंत से लेकर हम मई तक और जून प्रारंभ तक भी इसको मानते हैं। कई बार जून तक भी इसको माना जाता है। तो ये हमारी जो ग्रीष्म ऋतु है ये मानी जाती है। हमने देखा था जब पृथ्वी की गतियों का हमने जब अध्ययन किया था तो हमने देखा था जब पृथ्वी जब गति करती हुई, मान लीजिए सूर्य बीच में तो गति करती हुई पृथ्वी जब यहाँ तक पहुंचती है तो उस समय जब सूर्य की जो सीधी किरणें होती है यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में सीधी जो किरणें गिरती हैं उत्तरी गोलार्ध पर, तो वहाँ कौन सी ऋतु आरंभ हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है। जो जून के महीने में हम देखते हैं 22 जून को जो कर्क रेखा पर जो सूर्य की सीधी किरणें हैं जो गिरती हैं उस समय वहाँ ये सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं गर्मी का जो महीना होता है, मई और जून मानते हैं हम, जो सबसे ज्यादा जो गर्मी के हमने देखा था जैसे दिसंबर और जनवरी है वो सर्दी के महीने सबसे ज्यादा ठंड, और मई और जून है हम वो मान सकते हैं कि जो हमारी जो सबसे जो गर्म जो महीने हैं वो माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु वहां पर मई और जून में हम मान सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसमें जो तापमान बात करें जैसे मार्च में है तो अलग अलग जैसे क्षेत्र, जैसे मार्च से शुरू होता है तो मार्च से जैसे दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में क्या होता है उस समय जो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से रहता है, जबकि अप्रैल में क्या हो जाता है, यानी ये धीरे धीरे क्या होता है बढ़ रहा है। तो अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में आते आते ये क्या होता है मध्य प्रदेश और गुजरात की यदि हम बात करें तो ये 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। उसके बाद यदि हम मई और जून में यदि चलें तो ये जो उत्तरी भाग हैं, उत्तरी जो पश्चिमी भाग हैं उसमें क्या होता है ये 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान बढ़ता चला जाता है। यानी यहाँ से आरंभ होने के बाद धीरे धीरे क्या होती है गर्मी बढ़ती जाती है। तो यहाँ जून तक, मई और जून तक सबसे जो हम कह सकते हैं ये जो सबसे गर्म महीने होते हैं। एक इसमें क्या होता है, एक जो ग्रीष्म ऋतु का जो एक प्रभावी लक्षण हमें जो देखने को मिलता है या हम इसको कहा जाता है लू। ये प्रश्न ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं आपको लू क्या है। ये ग्रीष्म ऋतु का एक प्रभावी लक्षण है जो क्या होती है, जो गर्म हवाएं हैं, सबसे जो गर्म हवाएं और शुष्क होती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, सबसे जो गर्म तेज जो गर्म हवाएं होती हैं जो गर्मी के मौसम में जो हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज जो गर्म हवाएं होती हैं जो शुष्क होती हैं उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो वापस ध्यान देना कि गर्मियों में जो या ग्रीष्म ऋतु में जो तेज गर्म हवाएं जो चलती हैं उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और ये हवाएं किस प्रकार की होती है, शुष्क होती हैं। और इनकी कभी कभी इनकी गति देखें, लू की गति, तो इसकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है, यानी इतनी जो गति से चलती हैं ये। और इसका जो सीधा प्रभाव हम यदि कहें तो इसका सीधा प्रभाव बहुत ही घातक हो सकता है, हमारे लिए घातक हो सकता है या हानिकारक हो सकता है। यदि हम जैसे सीधे इसके यदि लू के चपेट में आते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। कई बार देखते हैं हैजा है, ऐसी बीमारियां हमें चपेट में लेती हैं, तो इसलिए इसका सीधा प्रभाव क्या होता है, इससे हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। और ये सबसे तो तेज, खासकर जैसे भारत का जो थार का मरुस्थल है
तो वहाँ हम कह सकते हैं ये भारत का जो थार का मरुस्थल वो अत्यधिक गर्म प्रदेश होता है। वहाँ के दिन और तापमान में तो अंतर होता है, यानी दिन में इसका तापमान बहुत 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है ग्रीष्म ऋतु में, जबकि रात होते हुए इसका तापमान थोड़ा क्या होता है, घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं थार का मरुस्थल क्या है, सबसे जो है भारत का सबसे अधिक जो गर्म प्रदेश हम इसको मान सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में तो ये आपके लू वाला थोड़ा विशेष ध्यान रखना, लू किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछते हैं। जबकि ग्रीष्म शीत ऋतु में मावट किसे कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो सर्दियों की ऋतु में या शीतकालीन जो वर्षा उसकी उसको मावट कहते हैं। और जो गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जो गर्मी की ऋतु में जो धूल भरी आंधियों के साथ, हम कह सकते हैं आंधियां भी आती हैं, तो धूल भरी आंधियों के साथ जो तेज गर्म हवाएं चलती हैं उसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं, इस मौसम में क्या होता है, कभी कभी जो गर्म हवाएं आती हैं उसके साथ साथ तेज हवाएं चलती हैं, तो इनके साथ जो आंधी आती है तेज हवाओं के साथ क्या होती है, वर्षा भी होती है। तो कई बार तेज हवाओं के साथ इसके क्या होती है, वर्षा भी होती है। कब, ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो जाती है। तो इस वर्षा को क्या होती है, कई बार जैसे बैसाख के महीने में होती है, बैसाख महीने में इसको क्या कहा जाता है, इसको पश्चिम बंगाल में प्रश्न पूछा जाता है कई बार, पश्चिम बंगाल में कई बार जब बैसाख के महीने में तेज हवाओं के साथ जो बारिश होती है तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है, काल बैसाखी किसे कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो बैसाख के महीने में जो पश्चिम बंगाल में, वैसे तो ये हम देखते हैं कि पूरे भारत में इधर पूरे एरिया में ये जो वर्षा होती है बैसाख के महीने में, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी इसको हम कहते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं काल बैसाखी किसे कहते हैं, जो बैसाख के महीने में जो पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है इसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। और इसी के साथ यदि हम देखें तो केरल और कर्नाटक में जब देखते हैं केरल व कर्नाटक में उस समय क्या होता है, उस समय जब वर्षा होती है केरल, उसी समय हम जब ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो उस समय जो वर्षा होती है तो उस जो पूर्वी मानसूनी से वर्षा होती है, पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है उस समय, तो क्या कहते हैं उसको, आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा, क्योंकि इससे जो आम की फसल है वो पक जाती है, यानी आम जो होते हैं वो पककर तैयार होते हैं इस वर्षा से, तो इसको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा भी कहा जाता है। और दक्षिण में एक इसको जो हम कह सकते हैं जैसे जो कॉफी है, कॉफी के जो बागान हमने देखे थे, कॉफी के बागान, तो उसमें जो फूल खिलते हैं तो ये भी वहां पर क्या होती है, जो महत्वपूर्ण इसको लिए मानी जाती है। तो इस प्रकार आम्र वर्षा का, और ये जो आपका काल बैसाखी, इसका प्रश्न कई बार बनता है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, जो केरल और कर्नाटक में जो पूर्वी मानसूनी से जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है जिसके कारण क्या होती है, आम की फसल पकती है, यानी आम पककर तैयार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। और तेज हवाओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो ये ग्रीष्म ऋतु और हमारी जो शीत ऋतु के बारे में आज का ये वर्णन था। आज यदि हम देखें जैसे मानसून हमारे लिए एकता का परिचय भी है, कैसे है, प्रश्न पूछते हैं मानसून हमारे लिए एकता का परिचय क्यों है। तो यदि हम देखें तो हमने शुरू से देखा जब हिमालय है, हमने जब अक्षांश ऊंचाई की हमने देखा था उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो जो ठंडी जो मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं जिसके कारण क्या होती है, हिमालय क्या करता है उसको हमारी उससे हमारी रक्षा करता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार तो क्या तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी हम प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति देखें तो तीन तरफ से पानी से घिरा, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इनके कारण भी क्या हमारा जो तापमान है वो सामान्य रहता है, संतुलन इसका बना रहता है। उसके बाद वर्षा का जो असमान वितरण, इसमें भिन्नता होते हुए भी भारत के जो सभी जो जीव भूदृश्य पूरा का पूरा भूदृश्य है, जो जीव जंतु हैं, जो मानव जीवन है, उन मानव जीवन के जो त्योहार है, उत्सव है, वो क्या है, जो मानसून के लय की ओर घूमते रहते हैं, यानी मानसून के आगमन की। हम यदि बात करें भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की हम बात करें तो वहां से सारे के सारे जो संपूर्ण भारतवासी क्या करते हैं, मानसून की ये प्रतीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मानसून में विभिन्नताएं होते हुए ये हमारे लिए एकता का परिचय है।
इस प्रकार आज का हमारा जो ये जलवायु वाला जो प्रकरण यहीं पर समाप्त हुआ। आगे वाला लेसन वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।